अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष और ऊर्जावान गहन विश्लेषण में हमारा एक बहुत ही स्पष्ट मिशन है। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि हम रोजगार विद अंकित के सोनवीर सर की जो पीडीएफ है ना, हाँ, एसएससी जीडी जीएस सुपरसेट 03 2026 स्ट्रैटेजी वाली। जी वही। तो शुरुआत सर की उस रणनीति से करते हैं जो स्लाइड 1 में है और जो सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पष्ट निर्देश है कि पेपर कैंसिल होने की कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं है। एकदम सही। तैयारी 22-23 तारीख मानकर ही करनी है। बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है कि कैंडिडेट्स को कॉपी पेन लेकर बैठना है। जो सवाल गलत हों उनके नंबर तुरंत नोट करने हैं। देखिए, ये असल में बहुत वैज्ञानिक तरीका है। जब गलत सवालों के नंबर नोट किए जाते हैं तो अपनी कमजोरियों का एक सटीक डेटा मिल जाता है। लगातार मेहनत और अपनी कमियों को ट्रैक करना ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने का असली सीक्रेट है। बिल्कुल। अब रणनीति सेट करने के बाद सर के नोट्स हमें सीधे साहित्य की दुनिया में ले जाते हैं। शुरुआत होती है साहित्य अकादमी पुरस्कारों से। हाँ, 2030 का हिंदी भाषा का पुरस्कार संजीव को मिला था, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। और एकदम लेटेस्ट अपडेट भी है इसमें। 2024 का पुरस्कार गगन गिल को मिला है, उनकी पुस्तक मैं जब तक आई बहार के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में एक तथ्य जो अक्सर एग्जाम में फंसाता है वो ये है कि ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। हाँ, नोट्स में साफ किया गया है कि ये कुल 24 भाषाओं में मिलता है। हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं तो हैं ही, साथ ही राजस्थानी और अंग्रेजी को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसमें विजेता को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसी स्लाइड में 2016 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड का भी जिक्र है। हांगकांग, उन्हें उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए ये सम्मान मिला था। बिल्कुल, और वो ये सम्मान पाने वाली पहली कोरियाई महिला थी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। साहित्य से निकलकर अगर हम वैश्विक कूटनीति की तरफ बढ़ें तो ब्रिक्स संगठन का विस्तार एक बहुत बड़ा करंट अफेयर है। 2024-2025 के लिए जो नए सदस्य जुड़े हैं वो वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रहे हैं। जैसे 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई इसमें शामिल हुए हैं। और 2025 का नवीनतम अपडेट ये है कि इंडोनेशिया भी अब इसका हिस्सा बन गया है। इसके साथ ही ब्रिक्स के कुल सदस्यों की संख्या अब 10 हो गई है। एक दिलचस्प पॉइंट यह भी है कि सऊदी अरब की सदस्यता अभी पेंडिंग है। ग्लोबल पॉलिटिक्स से सीधा भारत की लोक संस्कृति की ओर रुख करें तो हमारे पास नृत्यों की एक बहुत ही रंग बिरंगी सूची है। जैसे राजस्थान की कामर जनजाति का 13 ताली नृत्य। हाँ, ये सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि मंजीरों के साथ किया जाने वाला एक पूरा कर्तव्य है। वहीं पूर्वोत्तर की ओर जाएं तो मिजोरम का चेराव नृत्य है, जिसे आमतौर पर बांस नृत्य या बैम्बू डांस के रूप में जाना जाता है। बांस की ताल पर किया जाने वाला ये नृत्य बहुत गजब का संतुलन मांगता है। नृत्यों की इस श्रेणी में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का छऊ नृत्य है, जो असल में एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसके अलावा असम का पारंपरिक परिधान मिखला चादर है, जिसे अक्सर सत्रिया या बिहू नृत्य के दौरान पहना जाता है। अगर हम महाराष्ट्र की संस्कृति को देखें तो वहाँ के लोक नृत्यों में लावणी और तमाशा का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन सर के नोट्स में कला महोत्सवों पर भी जोर दिया गया है, जैसे बाणगंगा कला महोत्सव और काला घोड़ा कला महोत्सव, जो दोनों ही मुंबई की सांस्कृतिक पहचान है। और वेशभूषा की बात चली है तो मणिपुरी नृत्य में पहनी जाने वाली खास ड्रम जैसी स्कर्ट को पुटलोई कहा जाता है। ये नाम सीधे एग्जाम के ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। शास्त्रीय नृत्यों में एक बहुत बड़ा नाम है सितारा देवी का, जो कथक की महान नृत्यांगना रही हैं। उनके लिए एक टैगलाइन बहुत मशहूर है, सितारों वाली देवी कब थकती हैं। ये याद रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसके साथ ही डंडिया रास का भी जिक्र है, जो मुख्य रूप से लंबी छड़ियों के साथ किया जाता है। और ये भगवान कृष्ण की चंचल गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अब कला और संस्कृति से थोड़ा विज्ञान और पर्यावरण की तरफ शिफ्ट करते हैं। एक्रोनिम वाइपो को पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है। वाइपो इसका अर्थ है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया भर में पेटेंट और कॉपीराइट जैसे अधिकारों को सुरक्षित रखता है। पर्यावरण के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, उसका कूनो नेशनल पार्क बहुत चर्चा में रहा है। बिल्कुल, इसका सीधा संबंध प्रोजेक्ट चीता से है, जिसके तहत नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते भारत लाए गए थे। इसके बाद त्योहारों और पंचांग की बात आती है।
महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? ये सवाल बहुत कॉमन है। इसका सही जवाब है फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन। इसी तरह त्योहारों के दौरान किए जाने वाले नृत्यों में ओडिशा का सलपुरी नृत्य एक अहम स्थान रखता है। और जमीन से सीधा आसमान की बात करें तो हमारे सौर मिशन आदित्य L1 की पूरी डिटेल यहाँ मौजूद है। इसे सितंबर 2023 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, PSLV-C57। इस मिशन का उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। ये सूर्य के कोरोना, सौर वायु और सोलर फ्लेयर्स का अध्ययन करेगा। ये भारत की अंतरिक्ष क्षमता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अंतरिक्ष से अगर हम वापस भारत के प्राचीन इतिहास की ओर लौटें तो एलोरा की गुफाओं का डेटा बहुत ही रोचक तरीके से संकलित किया गया है। एलोरा के गुफा नंबर 16 में मशहूर कैलाश मंदिर है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर की खासियत है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं और इनका धार्मिक विभाजन भी नोट्स में स्पष्ट है। गुफा 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। ये धार्मिक सौहार्द का बेहतरीन उदाहरण है। यहीं पर एक छोटा लेकिन अहम फुल फॉर्म भी दिया गया है, AQI, जिसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आज के समय का सबसे चर्चित पर्यावरण सूचकांक है। इसके बाद फिर से कला की बात होती है। कुचिपुड़ी नृत्य के मशहूर गुरु सिद्धेंद्र योगी हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम भामा कल्पम है। भरतनाट्यम की नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणलेल का नाम इतिहास में इसलिए भी दर्ज है क्योंकि वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली डांसर थी। उनका पहला मंचन 1935 में हुआ था। भारत की कृषि प्रधान त्योहारों की सूची भी काफी दिलचस्प है। उड़ीसा में जब नई फसल आती है तो नुआखाई त्योहार मनाया जाता है और उस दौरान नए चावल देवताओं को अर्पित करने की परंपरा को नबन्न कहा जाता है। वहीं तमिलनाडु में मट्टू पोंगल यानी पोंगल के तीसरे दिन प्रसिद्ध जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जो सांडों को काबू करने का एक पारंपरिक खेल है। और हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसके बाद कुछ बहुत ही विविध लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2006 में न्यूयॉर्क में हुई थी। मेलों की बात करें तो असम के कामाख्या मंदिर में लगने वाला अंबुबाची मेला बहुत खास है। ये माता भूमि की उर्वरता का जश्न है और इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। वहीं गुजरात का गरबा जो नवरात्रि के दौरान होता है, देवी दुर्गा को समर्पित है। पुस्तकों में काजुओ इशिगुरो के मशहूर उपन्यास नेवर लेट मी गो का उल्लेख है। और दक्षिण भारत के एक बहुत ही अनोखे त्योहार का जिक्र है, तमिलनाडु का कुलसाई दशहरा। ये अपनी उग्र राक्षस थीम और भारी भरकम मेकअप के लिए जाना जाता है, जो इसे बाकी दशहरों से बिल्कुल अलग बनाता है। शास्त्रीय नृत्यों को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक नोट्स में दी गई है। हाँ, कर्नाटक के डोलू कुनीथा नृत्य के संदर्भ में बताया गया है कि अगर किसी नृत्य के नाम में कुनीथा या 8 शब्द लगा हो तो उसका सीधा संबंध कर्नाटक से होता है। केरल के मोहिनीअट्टम के बारे में बताया गया है कि ये मुख्य रूप से एकल स्त्री नृत्य है। इसमें जो सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनी जाती है उसे कसावू साड़ी कहते हैं और इसका पौराणिक संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से है। मकर संक्रांति का खगोलीय आधार भी समझाया गया है। ये सूर्य की उत्तर दिशा की ओर यात्रा, जिसे उत्तरायण कहते हैं, और मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का प्रतीक है। पूर्वोत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो मणिपुरी और असम का सत्रिया इसमें प्रमुख रूप से आते हैं। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है अ बर्निंग, जिसकी लेखिका मेघा मजुमदार हैं। लोक नृत्यों में ओडिशा का दलखाई नृत्य भी शामिल है, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। संगठनों की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA बहुत अहम है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसकी नींव 2015 में पेरिस के COP21 सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल से रखी गई थी। मार्शल आर्ट्स में एक जापानी कला केंडो का जिक्र है। परीक्षा के नजरिए से इसमें इस्तेमाल होने वाली तलवार का नाम महत्वपूर्ण है। इसे शिनाई कहते हैं और ये बांस से बनी होती है। मंदिरों में भुवनेश्वर का भव्य लिंगराज मंदिर सूची में है। इसके अलावा पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला गिद्धा और उत्तराखंड में विवाह और शुभ अवसरों पर किया जाने वाला छोलिया नृत्य शामिल है। कला और संस्कृति के सफर के बाद सोनवीर सर के नोट्स हमें सीधा खेलों के मैदान में ले जाते हैं। ये खंड
तथ्यों से खचाखच भरा है। सबसे पहले बात पेरिस ओलंपिक की। अमन सहरावत सबसे युवा व्यक्तिगत भारतीय ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। उन्होंने कुश्ती के 57 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। खेल संगठनों में IAFF की स्थापना का वर्ष 1912 है और ये स्टॉकहोम में स्थापित हुआ था। तैराकी की विभिन्न शैलियों में बटरफ्लाई स्टाइल का वर्णन है, जिसमें दोनों हाथों को एक साथ वृत्ताकार यानी गोल घुमाया जाता है। ओलंपिक के इतिहास में भाला फेंक या जावलिन थ्रो पुरुषों के लिए 1908 में और महिलाओं के लिए 1932 में शुरू हुआ था। और भारत के एक नए शूटिंग वर्ल्ड चैंपियन का नाम सामने आया है, सम्राट राणा। वो पिस्टल इवेंट में अभिनव बिंद्रा और रुद्राक्ष पाटिल के बाद ये मुकाम हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन गए। भारत के ओलंपिक इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना फील्ड हॉकी का है। भारत ने हॉकी में अब तक सर्वाधिक 13 ओलंपिक मेडल जीते हैं। इस आंकड़े को अगर तोड़ें तो इसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर जो 1960 में आया था और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। एथलेटिक्स में हमारे स्टार नीरज चोपड़ा का 2016 का जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी याद रखने लायक है, 86.48 मीटर। एशियन गेम्स 2023 के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने कुल 107 मेडल जीतकर चौथी रैंक हासिल की थी। खेल शब्दावली अक्सर कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करती हैं। यहाँ 2 बहुत खास शब्द दिए गए हैं। पहला है एन पासेंट, जो शतरंज से जुड़ा है, और दूसरा है फ्लेचिंग, जो तीरंदाजी में तीर के पीछे लगे पंखों को कहा जाता है ताकि तीर सीधा उड़े। इसके अलावा 2015 में शुरू हुई प्रो रेसलिंग लीग के पहले सीजन की विजेता मुंबई गरुड़ा टीम थी। हॉकी के उस स्वर्णिम इतिहास की थोड़ी और गहराई में जाएं तो पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड 1928 में एम्स्टर्डम में आया था। उस टीम में कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे और स्टार थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने उस टूर्नामेंट में 14 गोल दागे थे। 1928 के उस फाइनल की सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराया था और पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम के खिलाफ एक भी गोल नहीं हो पाया था। ये खेल इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी हैरान करता है। इसके बाद 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का डेटा है जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए थे। इसका शुभंकर शेरा था। उस साल भारत ने 101 मेडल जीतकर दूसरी रैंक हासिल की थी, जिसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज शामिल थे। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई की बात करें तो ये ठीक 26.2 मील होती है। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल महान एथलीट मिल्खा सिंह ने 1958 में जीता था। एकदम हालिया खेल समाचारों में महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने नामीबिया को 13-0 के भारी अंतर से हराया है। टेनिस की कुछ अहम शब्दावलियां भी दी गई हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं। ड्यूस, जब स्कोर 40-40 की बराबरी पर हो। लव, जिसका मतलब 0 स्कोर होता है। इसके अलावा एस, फॉल्ट और वॉली। कुश्ती की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला कुश्ती गोल्ड लीलाराम सांगवान ने 1958 में 100 किलो वर्ग में जीता था। और इसी स्लाइड में एक नियुक्ति का जिक्र है। फरवरी 2025 के अनुसार चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। खेल लीग्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अल्टीमेट खो-खो लीग का आना भी एक अहम बिंदु है। इसका पहला सीजन 2022 में खेला गया, जिसकी विजेता उड़ीसा जगरनॉट्स रहीं। शीतकालीन ओलंपिक या विंटर ओलंपिक्स के इतिहास में भारत ने 1964 में पदार्पण किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि 1968 के बाद भारत ने सीधा 1988 के विंटर ओलंपिक्स में भाग लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड निशानेबाज जसपाल राणा के नाम है। वहीं सर्वश्रेष्ठ एथलीट को दिए जाने वाले डेविड डिक्सन पुरस्कार की बात करें तो ये निशानेबाज समरेश जंग को उनके 14 मेडल्स के शानदार प्रदर्शन के लिए मिला था। वॉलीबॉल के नियमों का एक अहम तथ्य है कि एक सेट में कुल 12 प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशंस की अनुमति होती है। खेलों के इस लंबे और रोमांचक सफर के बाद हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो मध्यकालीन भारत की रूपरेखा तय करते हैं। अरब आक्रमण की शुरुआत 712 एडी में हुई जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया। ये भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण था। इसके तुरंत बाद 713 एडी में उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। इस दौरान 2 अहम नगरों का जिक्र आता है। पहला नगर महफूजा और दूसरा नगर मंसूरा। इसी दौर में गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर भी शुरू किया गया था। फिर एंट्री होती है महमूद गजनवी की, जो 998 एडी में शासक बना। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सबसे चर्चित आक्रमण 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर था। और उसका अंतिम आक्रमण
1027 एडी में सिंध के जाटों के खिलाफ था। इतिहास को समझने के लिए उस समय की किताबें बहुत बड़ा स्रोत है। अलबरूनी की किताबुल हिंद और उतबी की तारीख-ए-यामिनी उसी दौर का सटीक वर्णन करती हैं। इसके बाद भारत के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ आता है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण। गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। 1178 में जब उसने गुजरात पर हमला किया तो शासक भीम द्वितीय ने उसे हरा दिया। फिर लड़े गए तराइन के 2 ऐतिहासिक युद्ध। 1191 के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, लेकिन 1192 के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया। गौरी के समय का एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य उसके सिक्के हैं। उन सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था, और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक इस्लामिक शासक के इन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी होती थी। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता था, इसलिए उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। स्थापत्य कला में उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 1210 में चौगान, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास के इन राजा महाराजाओं से आगे बढ़कर आधुनिक भारत की नींव रखने वाले बैंकिंग इतिहास पर नजर डालते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का सफर बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से हुई। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। फिर 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। आज़ादी के बाद 1955 में गोरावाला समिति की सिफारिश पर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। इसके पहले चेयरमैन जॉन मथाई थे और वर्तमान में इसका नेतृत्व चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी कर रहे हैं। SBI की एक बहुत ही प्रसिद्ध टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। नोट्स में कुछ अन्य प्रमुख बैंकों की स्थापना वर्ष भी है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की स्थापना 1894 में हुई थी। एक्सिस बैंक 1993 में शुरू हुआ और ICICI बैंक 1994 में स्थापित हुआ। और अब हम पहुंच गए हैं PDF के आखिरी हिस्से में, जहां 2025 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांक दिए गए हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक 131वीं है, जबकि इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 4थी रैंक मिली है। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, जहां अमेरिका टॉप पर है। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर है और इसमें भी अमेरिका ही पहले स्थान पर काबिज है। तो चलिए अब बारी है आज के सवाल की। ये सवाल आपके लिए एक MCQ फॉर्मेट में है। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? सुनने वालों के लिए ये एक शानदार मौका है कि वो अपने मेमोरी को टेस्ट करें, इसका सही जवाब खोजें और कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल। इस पूरी PDF के हर एक शब्द को डिकोड करने के बाद अगर हम एक बात समझें तो वो ये है कि एक छोटे से PDF में इतिहास के युद्धों से लेकर आज के आर्थिक सूचकांकों और अंतरिक्ष मिशन तक का पूरा सफर समेट लिया गया है। सही बात है। ये डेटा सिर्फ परीक्षा पास करने की कुंजी नहीं है, ये असल में एक टूल है ये समझने के लिए कि भारत कल कहाँ था और 2026 की मजबूत रणनीति के साथ विश्व पटल पर वो कहाँ खड़ा है। हर एक तथ्य एक दूसरे से जुड़कर भारत की एक बहुत ही भव्य तस्वीर बनाता है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को इस जानकारी की गहराई को समझना चाहिए। जो रणनीति शुरुआत में डिस्कस की गई थी, उसी ऊर्जा और निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।